नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। प्राइम डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज देश के अलग अलग राज्यों की 13 में विधानसभाओं का उपचुनाव संपन्न हो गया है। दोस्तों, जल्द ही यूपी की 10 रिक्त विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें मैनपुरी का करहल, अंबेडकर नगर का कटेरी, मुरादाबाद का कुंदरकी, फूलपुर हाथरस का खैर, गाजियाबाद, मिर्जापुर का मंझवा, मीरापुर और इरफान सोलंकी की सजा से रिक्त हुआ विधानसभा सीट शामिल है। दोस्तों, ये सीटें इंडिया गठबंधन और एनडीए के लिए साख का विषय बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को इंडिया ब्लॉक ने तगड़ी पटखनी देने में कामयाबी हासिल कर एक सियासी मैसेज देने का काम किया है। दोस्तों, शायद इसी का परिणाम है कि इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी ने अभी से पूरा दमखम लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है। खुद ही मंत्रियों को हर एक उपचुनाव वाले सीटों पर जवाबदेही दे दी है। विधायकों और एमएलसी से खुद मुलाकात कर गिले शिकवे दूर करने की कवायद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश ने उपचुनाव में भी साथ रहने का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव जब भी हो, कांटे की टक्कर की पटकथा साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, ये समझना होगा कि क्या इन उपचुनावों में भी सरकार या सत्तारूढ़ दल के सामने महंगाई जैसे मुद्दे बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। आए दिन हो रहे हादसे, अपराध की घटनाएं क्या एक बार फिर विपक्षी दलों को एक बड़ा मुद्दा दे जाएगा। बरसात की वजह से जगह जगह बड़े शहरों में जल भराव, टूटती चंद महीने पहले बनी सड़कें क्या सत्तारूढ़ दल के लिए उपचुनाव के मिशन में रोड़ा बनने वाली हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो आज सियासी गलियारे में तैर रहे हैं। दोस्तों, अब देखिए ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने तो कह दिया कि कहीं भी दाल 100 रुपये से ज़्यादा की कीमत पर नहीं बिक रहा है, जबकि हकीकत यह है कि बाजार में आप 180 रुपये से शायद ही सस्ता दाल खरीद पाएंगे। मौसमी मांग से सीजनल साग सब्जी तो आसमान छू ही रहा है। आलू, प्याज, लहसुन की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। यानी कुल मिलाकर आए दिन हो रहे सूबे में आपराधिक वारदात और महंगाई, भ्रष्टाचार की तस्वीर कहीं बीजेपी का बना बनाया खेल न बिगाड़ दे। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे एक बेहतरीन पैनल के साथ, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जाहिर सी बात है दोस्तों, देखने को मिला था कि किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो केंद्र में रहे। हवाई बातें सियासी मंचों से होती रहीं, लेकिन आखिरकार जनता ने जनादेश अपने मूलभूत समस्याओं को लेकर ही दिया। और एक बार फिर, हालांकि उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है और जल्द ही इसका ऐलान भी हो सकता है। आज ही देश के अलग अलग राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। सक्रियता दोनों तरफ से है, चाहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से हो या फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। लेकिन चुनौतियां तो साफ देखने को मिल रही है। आइए सुन लेते हैं कुछ सियासी बयान। तो दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। तो दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। तो दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। तो सुना आपने किस तरह से योगी कैबिनेट के सूर्य प्रताप शाही जी, जो कृषि मंत्री हैं, वो मखौल उड़ाते हुए नजर आए। कहा जाता है कि गरीबों को अगर दाल और नमक मिल जाता है तो वो किसी तरह से अपने 2 जून का हिसाब बना लेता है। लेकिन अब तो दाल भी लोगों को मैसर नहीं है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा मुद्दा है महंगाई का। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों से पहले आपका परिचय करा दें। सबसे पहले हम आशीष तिवारी का परिचय कराएंगे। आप नेता बीजेपी हैं, तेजतर्रार प्रवक्ता हैं, सत्तारूढ़ दल का आप पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
प्रदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी बेबाकी से अपना बयान देते हैं। और राजेश आनंद जी यहाँ पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन चलिए पहले हम चर्चा की शुरुआत तो कर ही देते हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपके पास, लोकसभा चुनाव में भी हम लोग आगाह करते रहे सत्तारूढ़ दल को कि महंगाई और बेरोजगारी कहीं ना कहीं सियासत के केंद्र में है और जनता जो है महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। आज मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि कानून का राज कायम हो गया है। करीब हमको लगता है कि आधा दर्जन से ज़्यादा गोली मारकर हत्या की खबरें हमारे चैनल पर प्राप्त हुई। हादसों का तो अंबार लगा हुआ है। एक्सप्रेस वे पर जिस तरह से हादसा हुआ, आपने देखा एक डग्गा मार वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन भी फर्जी, अता पता सब फर्जी, और करीब 18 लोगों की जानें चली गई। चेक पोस्ट होता शायद एक्सप्रेस वे पर और चेकिंग कर ली जाती कि बाहर के राज्यों से आने वाला ये बस है, तो संभवतः वहीं पर बस को रोक दिया जाता कि कागज़ फर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दर्जनों गांव की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि किस तरह से 2 महीने पहले बनी सड़कें बिल्कुल जर्जर हो गई। तो ये समझा जा सकता है कि ये सड़कें किस तकनीक से बनाई गई होंगी। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उपचुनाव में एक बार फिर जो बीजेपी सोच रही है कि अपने खोई हुई साख हम वापस ले आएंगे, ये मुद्दे उस पर हावी हो जाएं। राजेश जी। जी, मैं आपको बताऊं कि मुद्दों और रणनीति का एक और इम्तहान जो है वो उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला है, जिसका पेपर लीक है। प्रश्न है कि जीत किसकी? जी, ठीक है, और जवाब है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक महंगाई, बेरोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, इन पर जो प्रभाव अपना छोड़ देगा, जो भी राजनीतिक दल छोड़ेगा, वो उपचुनाव का विजेता होगा। ये एक बड़ी अहम बात आपने उठाई महंगाई की। महंगाई वाकई में चरम पे है और बड़ा हास्यास्पद है कि प्रदेश के कृषि मंत्री सार्वजनिक रूप से, और जो लहजा है उनका कहने का, आप उनके जरा भाव को देखिए तो ये एक कटाक्ष है जी, कि जिस लहजे में वो बता रहे हैं कि 100 रुपए से ज़्यादा कीमत की दाल नहीं बिक रही है, क्योंकि वो कभी बाजार गए नहीं आज की तारीख में। पिछले हफ्ते 10 दिन से लेकर जब भी मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक हमें नहीं लगता कि मार्केट में या तो उनको अधिकारी गलत फीडिंग कर रहे हैं, और संजय जी, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो दुर्दशा हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यही हुआ है कि अफसरशाही गलत फीडिंग ऊपर तक देता रहा। प्रदेश स्तर नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व तक को भी पूरी और सही जानकारी नहीं मिली। ये आज के कृषि मंत्री के वक्तव्य से साफ साफ जाहिर होता है। और राजेश जी, तब मुझको आश्चर्य और होता है कि वो सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही नहीं है, बल्कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे जी। और उनका इस तरीके का बयान मतलब बड़ा हास्यास्पद है। ये देखिए, इस बार के उपचुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, ये सब तो अहम मुद्दे रहेंगे ही, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को उठाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है। आरक्षण का मामला लेकर और दलितों में पैठ बनाने की जो होड़ लगी है जी, इसी इसी होड़ में उपचुनाव का रिजल्ट आना है। आपको मैं बताऊं कि 2014 में 19.43% था बसपा का शेयर, जो गिर के 2024 में 9.39% रहा। सपा का 18.11% रहा, 24 में 35% ऊपर रहा। ये कांग्रेस में का प्रतिशत जो था वो 6.36 से बढ़कर 9.46 रहा, और बीजेपी का 49.98 से घटकर 413.7% रहा। जी, ये परसेंटेज का जो उतार चढ़ाव आया है, इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक का। इनको साधने के लिए जिन जिन पार्टियों ने काम किया उनका प्रतिशत बढ़ा। जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पर और जो भरोसे रह गए, वो उनका परिणाम आपके सामने दिखा है। जी, यानी एक चीज बड़ा वो है कि इस बार के उपचुनाव में
सबसे बड़ी जो संवेदनशील सीट कहिए या सबसे प्रतिष्ठित सीट कहिए वो अयोध्या की मिल्कीपुर है, क्योंकि मिल्कीपुर से ही चुनौती उभर कर सामने आएगी। अयोध्या हारने के बाद क्या बीजेपी मिल्कीपुर में अपनी सीट जीतती है या बचा पाती है कि नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। मिल्कीपुर अयोध्या का जो विधानसभा क्षेत्र है वो दलित और वहाँ का जो मत प्रतिशत है वो पिछड़े और दलितों का ज़्यादा है, तो इसलिए वो सीट बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, इस पूरे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सबसे बड़ा खेल जो किया है वो भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने किया है। जिस तरीके से वो दलित, पिछड़े और मुस्लिम के गठबंधन पे ध्यान दे रहे हैं, उनके जो वक्तव्य देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरीके से वो अभी उनका एक बयान जारी हुआ कि आजम खां के साथ बड़ी ज्यादती किया सरकार ने, और जिस तरीके से मुस्लिमों के पक्ष में वो खड़े होते हैं, तो आने वाले समय में ये कांग्रेस और सपा की तनाव टेंशन को तो बढ़ा ही रहे हैं, पर भाजपा का भी तनाव कम नहीं कर रहे हैं। ये एक, क्योंकि ये सीधे सीधे जो पिछड़े दलित और मुस्लिम का जो गठबंधन है उस चीज को ये घातक जातिगत समीकरणों पर बाद में हम लोग राजेश जी बात करेंगे। आज दरअसल महंगाई की बात कर ली जाए। बिल्कुल। प्रदीप जी, भाई ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज तो कायम हो गया है। अमूमन हर दिन दर्जनों हत्याओं की खबरें आ रही हैं। कानून का राज में ही संभवतः ऐसा होता है। भ्रष्टाचार तो चरम पर है ही। जिस अयोध्या सीट की बात राजेश जी कर रहे थे, वहाँ रेलवे स्टेशन जो आलीशान बनाया गया था, 5 सितारा रेलवे स्टेशन से कम नहीं लगता था। मैं खुद गया था कवरेज करने के लिए। उसके चार दीवारी गिर जाती है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। रामपथ पूरा धंस गया, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। दर्जनों जिलों से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि एक बारिश ने 2 महीने पहले बनी सड़कों के मकड़जाल को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। महंगाई तो क्या है ये आपके सबसे छुपा ही नहीं है। मैं एक आंकड़ा लेकर के आया था कि पिछले 30 दिन में अगर साग सब्जी और तमाम चीज़ों के महंगाई की बात कर ली जाए तो इसमें 64% की बढ़ोतरी हुई है। और प्रति व्यक्ति अगर खाने की थाली की बात की जाए तो शाकाहारी की मैं बात कर रहा हूँ प्रदीप जी, 10% का इजाफा हुआ है। सरकार ने इन बीते वर्षों में प्रदेश का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक ताने बाने को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। कानून व्यवस्था पर आई हुई सरकार की कार्यकाल में अपराधी जेल के अंदर से बर्थडे मनाते हुए अपना वीडियो वायरल करते हैं। अदालत के अंदर एक अपराधी दूसरे अपराधी को गोली मार देता है। अदालत के अंदर काम करता हुआ हमारा अधिवक्ता साथी गोली का शिकार होता है। इतना ही नहीं, आप लगातार आप राजधानी कई इनके कार्यकाल के प्रारंभ में ही लगभग 2.5 महीने तक राजधानी बंधक बनी रही बावरिया गिरोह। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कानून व्यवस्था को धता बताते हुए सरकार लगातार, जिस सरकार में आधे दर्जन से ज्यादा अपराधी बैठे हों, उस सरकार से कानून व्यवस्था की कोई अपेक्षा करना बेकार है। जिस सरकार में आपके मुखिया ने अपने ही ऊपर लगाए हुए गए आपराधिक मुकदमे को वापस लेने की न सिर्फ सिफारिश की हो बल्कि वापस ले लिया हो, तो ऐसी सरकार से कानून व्यवस्था की बात करना बेईमानी है। दूसरी तरफ युवाओं की बात करके ये सत्ता में आए थे। युवाओं के साथ जितनी भी बांट थी सारी की सारी बांट घोटालों की पेट चल गई। पहले तो परीक्षा लीक पे प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में परीक्षा लीक का एक बड़ा लगातार कोई भी परीक्षा ऐसी हुई जो लीक ना हुई। अब तो काफियां चेंज हो रही है। अब तो जिनसे हम जो लोग अदालतों में बैठकर प्रदेश और देश में न्याय की बात करेंगे, उन लोगों की कापियां बदली हुई मिल रही जी। तो अब इससे ज्यादा परिस्थिति खराब कहाँ हो सकती है। और महंगाई पे चर्चा करते हुए आपने महंगाई का आंकड़ा संजय जी बताया है, और शाही जी आप कभी दाल और दाल चावल रोटी सब्जी कभी खरीदने उनने कभी गए के परिवार के लोग नहीं गए होंगे, वरना आप 180 आप संजय जी बता रहे 180 करीब 200-250 तक से 200 से नीचे 195 से नीचे कोई दाल मिल नहीं रही, और ये बता रहे हैं कि 100 के नीचे 100 से ऊपर कोई दाल नहीं मिल रही। तो आप आंकड़े किस तरह बता रहे हैं कम से कम इस देश के। और आपने आय दुगनी करने की बात की थी, हम पिछले कई बार आपकी डिबेट में बैठे,
जी। तो आय दुगनी करते करते इन्होंने किसानों का कर 74,000 रुपए और आमदनी 27 रुपए कर दी है। तो ये किसानों की बात है। महिला सुरक्षा पे बात करते करते ये हमने इससे पहले भी आपकी बहस में हमने कई बार जिक्र किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह से ले लीजिए, कुलदीप सेंगर से ले लीजिए, चिन्मयानंद तक चले जाइए, लगातार आप इस तरह के तमाम लोगों की कोई लंबी फहरिस्त है। ये है महिला सुरक्षा। तो निश्चित तौर पर इन मुद्दों पर प्रदेश के 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव फिर हम ये कह रहे हैं, ये चुनाव इस देश का किसान लड़ने जा रहा है, इस देश का नौजवान लड़ने जा रहा है। इस देश की महिला सुरक्षा पर बात करते हैं तो इस देश की महिलाएं लड़ने जा रही। निश्चित तौर पर इन मुद्दों पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और जिस तरीके से आम चुनाव में प्रदेश और देश ने उन्हें बैलेट के माध्यम से बताया, क्योंकि आप मन की बात करते हैं और ये देश जन की बात सुनना चाहता है, ये प्रदेश जन की बात सुनना चाहता है, तो आप चूंकि जन की बात सुन नहीं रहे हैं तो हम बैलेट के माध्यम से आपको रोकने की कोशिश करेंगे। जी, निश्चित तौर पर। आजम खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए भी यही सवाल है कि भाई आप लोगों ने जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की पोल खोलने की बात की थी लोकसभा चुनाव में, उसका परिणाम आपके लिए सुखद रहा। एक के बाद एक जिस तरह से आपराधिक घटनाएं आ रही है, तो मैंने भी सोचा कि इस पर एक चर्चा कर ली जाए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय हो गए हैं, आप लोगों को चुनौती देने के लिए उन्होंने पूरी मोर्चाबंदी शुरू कर दी है, लेकिन ये ऐसे मामले हैं, हादसे लगातार हो रहे हैं। हाथरस के बाद उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या उपचुनाव को भी प्रभावित करेंगी क्या? संजय जी, बिल्कुल प्रभावित करेंगे। और पिछले एक महीने में बहुत गंभीर घटनाएं घटी हैं। चाहे उसमें सबसे पहले तो आप पेपर लीक ले लीजिए, नीट यूजी का बहुत बड़ा मामला है जो कि अभी भी सरकार ने अपने स्तर पे हल नहीं किया, और बहुत सारे पेपर, यूजीसी का पेपर लीक हुआ, और इस तरह से पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। उसके अलावा हाथरस हत्याकांड आपने देखा ही है कि सरकार कितनी असंवेदनहीन रही है। जब हॉस्पिटल में लोग पहुंचे तो सरकार उन्हें इलाज नहीं दे सकी। सरकार चाहे जितना भी दम भर ले, लेकिन हकीकत यह है कि जो घायल अस्पताल में पहुंचा उसे इलाज नहीं मिल सका। अब ये चाहे जितनी अच्छी इनकी चिकित्सा व्यवस्था हो, जितने लोगों को सस्पेंड कर दे, कुछ भी कर दे, इलाज नहीं मिला। उसी तरह से अरे आजम साहब, जी। चिकित्सा शिक्षा की तो बात ही मत कीजिए, इसको लेकर के तो मैं मुद्दा चला ही रहा हूँ। आज मैं एक समाचार पत्र पढ़ रहा था, एक पेज में उसने लखनऊ के, राजधानी लखनऊ के अस्पतालों के रियलिटी चेक छापी है। संभवतः ये प्राइम टीवी पर जो चर्चा चल रहा है वीकेंड में शनिवार के दिन, उसका ही प्रभाव कहेंगे कि एक पेज में प्रतिष्ठित अखबार ने सारे अस्पताल का, बलरामपुर से लेकर के तमाम जगह के ओपीडी की तस्वीरें छापी है। सुबह 8 बजे तक एक भी चिकित्सक नहीं मिला राजधानी लखनऊ में। तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ संजय जी। लेकिन अभी भाजपा के प्रवक्ता से पूछेंगे, भाजपा के मंत्री से पूछेंगे, तो वो ये कहेगा कि चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल सर्वोत्तम है, कहीं कोई लूपहोल नहीं है। मैं खुद आपको अपनी बात बता दूं, मैं पीजीआई गया था, एक इमरजेंसी में एक मेरे दोस्त को हार्ट अटैक आ गया, तो वहां मैंने देखा कि लोग स्ट्रेचर पर पड़े हैं, यानी बेड नहीं है। उसने कहा कि अगर आपको स्ट्रेचर मिल जाए तो लाइए, हम इनका इलाज शुरू कर देंगे। ये दुर्व्यवस्था पीजीआई की है जी। तो इस तरह से तमाम ऐसी है। और महंगाई में कितने असंवेदनहीन है, ये तो मंत्री जी के बयान से पता चल जाता है कि सरकार कितनी असंवेदनहीन है। जिस मंत्री के, कृषि मंत्री को अगर दाल के भाव नहीं मालूम है, तो इसका मतलब सरकार महंगाई के बारे में कोई विचार नहीं कर रही है कि उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। आज टमाटर भी 120 रुपए किलो पहुंच गया है, और सब्जियां सभी महंगी हैं, चाहे वो तरोई हो, भिंडी हो, आलू जो कि एक सामान्य जनजीवन में बहुत इस्तेमाल होता है, वो भी 30 से 35 रुपए किलो पहुंच रहा है। तो और आरबीआई ने भी यही कहा है कि देखिए, हमारी मुख्य चिंता ये है कि खाद्य जो महंगाई है वो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। टोटल महंगाई के आंकड़े शायद कुछ बेहतर हो,
लेकिन जो खाद्य स्तर की महंगाई है वो बेकाबू होती जा रही है। ये आरबीआई ने अभी अपनी रिसेंट रिपोर्ट में कहा, लेकिन सरकार तो मानने को तैयार नहीं है। सरकार कान में तेल डाल के बैठी है। तो इसका असर उपचुनाव में बिल्कुल बढ़ेगा और हम लोगों ने ये सारे मुद्दे सदन से लेकर सड़क तक उठाए हैं। ठीक है आशीष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कितनी अच्छी है। वो अक्सर अपने नेताओं को ये बोलते हैं कि जनता के बीच जाइए, जनता के बीच रहिए। शायद जो जनता के बीच जाएगा, जनता के बीच रहेगा, तो उसके दुख दर्द को समझ पाएगा, समस्याओं को समझ पाएगा और फिर उसका निदान करने के लिए सरकार पर दबाव बना पाएगा। लेकिन कृषि मंत्री ही कह रहे हैं भाई 100 रुपये किलो से कहीं ज़्यादा दाल नहीं मिल रहा है। आंकड़ा मैं देख रहा था आज का, अरहर 160 रुपये किलो, मूंग उड़द ये भी करीब 110 से 120 रुपये किलो, और स्तरीय जो दाल है वो 180 रुपये किलो के आसपास। तो आप सोच लीजिए कि ये स्थिति, और कृषि मंत्री जी जिस तरह से हंसते हुए बोल रहे हैं, तो जनता के ऊपर एक इम्पैक्ट तो गलत जाता है ना। मोदी जी की नसीहत का भी कोई असर दिखता हुआ नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं। हमें उनकी सक्रियता पर कोई संदेह नहीं है। बाढ़ की सूचना मिली, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में चले गए, वहाँ पर समीक्षा की लोगों की, लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। मंत्रियों की फ़ौज है, विधायकों की फ़ौज है, सांसदों की फ़ौज है। अगर सब अपने क्षेत्र में चले जाएं तो शायद आधी समस्याओं का समाधान हो जाए। ये बिचौलिए जो बीच में दाम बढ़ा रहे हैं, इस मौसम में अक्सर ये होता रहा है, लेकिन इस बार चूँकि रिकॉर्ड स्तर पर है। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस इकबाल बिल्कुल गर्त में चला गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ही जिस तरह से मैं तस्वीरें देख रहा था, आप देख नहीं पाएंगे आशीष जी, विचलित हो जाएंगे। एक महिला को कुल्हाड़ी से काटते हुए तस्वीर आई है मेरे चैनल पर। मैं देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह से निर्दयी, अगर उसको पुलिस का ये थोड़ा भी डर होता, भय होता ना, तो इस तरह का कदम उठाने से वो डरता। तो ये मुद्दे तो उपचुनाव में आएंगे ना, आपके लिए चुनौती तो बनेंगे आशीष जी। निश्चित तौर पर संजय भाई, मैं पहले कानून व्यवस्था की ही बात कर लूँ। जी जी। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में नहीं थी, तब की कानून व्यवस्था और अब की कानून व्यवस्था में मैं कुछ उदाहरण दे के आपको बताता हूँ। देखिए, कुल्हाड़ी से किसी ने काट दिया, आवेश में क्या वहाँ की घटनाक्रम रही होगी, क्या वहाँ पर एक माहौल बना होगा, क्या आवेश होगा, उसको मैं नहीं, ना मैंने देखा है, ना मैं वहाँ की स्थिति जानता हूँ कि किन परिस्थितियों में ऐसा कांड करा गया। क्योंकि अमूमन जब कोई अपराध इस तरीके का करा जाता है जी, तो इस तरीके के अपराध में जब क्रोध आपके दिमाग पे चढ़ जाता है तो फिर आप कानून को तो छोड़ दीजिए, आप ये तक नहीं देखते हैं कि ये मेरा बाप है, कि ये मेरी माँ है, कि ये मेरी बहन है। आपके रिश्ते, जो खून के रिश्ते भी होते हैं ना, वो भी तार तार हो जाते हैं आवेश में जी। तो वो क्या परिस्थिति रही होगी उसका मैं आकलन नहीं कर सकता हूँ। चौराहे पर जो गोली मारी जा रही है, सुन लीजिए, चौराहे पर गोली जो मारी जा रही है, ठीक है ना, तो मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। देखिए, कानून व्यवस्था हमारी क्या है, कानून व्यवस्था ये है कि जो घोषित अपराधी हैं, जो ये कहे जाते हैं कि नहीं ये घोषित अपराधी है, ये मर्डरर है, ये लूट करने वाला है, ये चोर है, ये दबंग है, उनकी स्थितियां आपने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ज़रूर देखी होगी कि बड़े बड़े अपराधी अपने गले में तख्तियां डालकर, वो भी शायद आपके चैनल ने ज़रूर दिखाया होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल वो स्थितियां भी देखी होंगी कि जो लोग अपने गले में तख्तियां डालकर और थाने के चक्कर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमको बाहर नहीं, हमको आप अंदर कर दो। ठीक, कानून व्यवस्था ये होती, जो परिस्थिति जन्य अगर कोई अपराध हो रहा है तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था उस अपराध के घट जाने के बाद की स्थिति आपको बयां करती है। क्योंकि जो परिस्थिति रही है, मैंने परिस्थिति का इसलिए कहा चूंकि उसका मैंने उदाहरण भी आपको दिया कि लोग माँ बाप को भी नहीं देखते हैं और वहाँ पर उनके कत्ल हो जाते हैं, और बड़ी छोटी छोटी बातों पे, तो वो परिस्थितियाँ अलग होती हैं। लेकिन कानून व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो घोषित अपराधी गले में अभी मैं और एक देर तक दे दीजिए कि एनसीआरबी का जो आंकड़ा कह रहा है
कि बाल अपराध, हत्या, बलात्कार, अपहरण, रेप के बाद हत्या, गैंग रेप में यूपी नंबर 1 है। ये कौन सी परिस्थितियां हैं यहाँ चल रही हैं भाई? मैं यह भी कोई परिस्थिति जन वजह हो तो शायद बता दीजिए हमको, क्योंकि मैं तो तर्क से बात करता हूँ। बिल्कुल, तर्क से आपने बात करी, अच्छी बात है जी। तो मैं पहले पैनलिस्ट की जवाब दे लूँ, फिर आपकी मैं आ जी, जाऊँगा। बिल्कुल, इनका ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। दूसरी बात बताया महिला सुरक्षा। ये वही उत्तर प्रदेश है जब शाम को 7 बजे के बाद महिलाएं अपने घर से निकलना मुनासिब नहीं समझती थी। कोई भी महिला, आप देख लीजिए कि अपने जो आभूषण होते हैं उसने उठा के बैंक के लॉकर में रखना शुरू कर दिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में आज आप जो स्थिति है महिलाओं की, आप महिलाओं का ही सर्वे करिए, उनके मन में इस चीज़ का, चूंकि यहाँ चैनल पर बैठकर विपक्ष को तो विधवा विलाप करना वो अलग बात है, वो तो हर बात में करेंगे चूंकि उनका काम है ये, और उनका करना चाहिए, मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन जो उससे पीड़ित लोग हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो जैसे आप चिकित्सा पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप महिलाओं का भी एक सर्वे कराइए और उनसे पूछिए कि इस सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की पहले की सरकारों में किन सरकारों में महिलाओं को ज्यादा अच्छा सुरक्षा का भाव आता था जी। वो आप टीवी चैनल पर चलाइए, मेरे कहने से ना मानिए और ना ही हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनके कहने पे आप मानिए, आप सीधे सीधे सर्वे करा लीजिए। आप तो सक्षम हाँ, है, सर्व आपका सक्षम सुझाव है। अच्छा है, इस पर मैं कर लूंगा। बिल्कुल। दूसरी चीज मैं आपको, और सिर्फ यहाँ लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पश्चिम से लेकर उधर कैराना, मुजफ्फरनगर, वहां पर भी आप सर्वे कराइएगा, और लेकर पूर्वांचल तक। जिस तरीके से पिछली सरकारों में चेन स्नेचिंग की घटना हो, जिस तरीके से पिछली सरकारों में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हो, और इतना बलात्कार और ये सब घटनाएं करने के बाद हौसले इतने बुलंद रहते थे अपराधियों के, क्योंकि उनको पता था कि तत्कालीन जो सरकारें हैं उनका बर्दाश्त है उनके ऊपर, उनको कोई हिला नहीं सकता। ऐसे कई मैं आपको चलिए महंगाई पे आइए, फिर मैं आपको आंकड़ा दे दूंगा। जी, उसके बाद अब मैं महंगाई, जहां तक सब्जियों की महंगाई की आपने बताया कि टमाटर 100 रुपए है, देखिए एक ऐसा साल भर में एक ऐसा समय आता है, और महंगाई में इसको क्षणिक जो महंगाई है जो एक समय में आती है, और ये मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है, ये एक ऐसा समय आता है जब मौसम का कुछ ऐसी दिक्कत होती है कि जैसे टमाटर हमारे यहाँ क्षेत्र में उगना हो, तो ये इस समय पानी बरस रहा है तो वो टमाटर हमको एक्सपोर्ट करके लाना पड़ रहा है, डिमांड और सप्लाई में थोड़ा सा दिक्कत होता है। सुन लीजिएगा, तो उसकी वजह से जब ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आता है, निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अगर आएगा तो चीजों के दाम बढ़ेंगे। महंगाई में इसको तब मानूं कि जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उस समय जो भाव था उससे वो भाव लगातार ऊपर चलता चला गया है। अगर टमाटर उस समय 35 रुपए में बिकता था तो आज 400 रुपए में बिक रहा होता, और ये कभी भी नीचे नहीं आया होता। देखिए ये क्षणिक जो सब्जियों के दाम बढ़ गए, दालों के दाम बढ़ गए, चूंकि बाकी का तो राशन 80 करोड़ लोगों का तो राशन जा ही रहा है, चावल गेहूं सब जा रहा है। सब्जी की और दाल की अगर बात करते हैं तो ये जो क्षणिक चीजें हैं, और वो भी मौसम के हिसाब से, ये मौसम जब इस तरीके से चेंज होता है तो निश्चित तौर पर इन चीजों के दाम बढ़ते हैं। लेकिन ये दाम बढ़ने के साथ में वापस रिवर्स भी होते हैं, ये घटते भी हैं। तो हम एक इतना जरूर आपकी बात को मैं रख सकता हूं, हमारे पैनलिस्ट की बात को मैं रख सकता हूं कि ये जो क्षणिक महीना 1.5 महीना की जो समय है इसमें दाम बढ़ जाते हैं, ये बात है। चलिए, अगर इसी बीच उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा तो क्या जनता आपके क्षणिक बातों पर विश्वास करेगी? देखिए जनता, अगर आप उपचुनाव की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बता रहा हूं, जी मैं बता रहा हूं आपको, निश्चित तौर पर जो विपक्ष है उसने लोकसभा चुनाव के भी पहले पूरा देश में घूम घूम के महंगाई, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, किसान, छात्र और संविधान और चंद्रमा और मंगल ग्रह और खतरे में सब कुछ, पूरी दुनिया इन्होंने सब कुछ लगा डाला। उसके बाद परिणाम क्या हुआ? उसके बाद परिणाम ये हुआ कि पूरा विपक्ष मिलकर उतनी सीटें नहीं ला पाया जितना अकेले भारतीय जनता पार्टी सरकार लाई। इसका मतलब ये हुआ, एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूं कि पूरा विपक्ष मिलके पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक, सुन लीजिएगा पूरी बात सुनिएगा फिर आप रुकाइएगा।
पूरा विपक्ष मिलकर नहीं ला पाया। इन्होंने कौन सा ऐसा मुद्दा था जो यहां पर स्प्रेड आउट करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन ये देश की जनता ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सबसे बड़ा मैंडेट देने का काम भारतीय जनता पार्टी को करा। देश की मैं बात कर रहा हूं। अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश आप पर। मनीष जी बहुत लंबा विश्लेषण दे रहे हैं। एक विश्लेषण एक लाइन का है कि जो मरणासन पार्टियां थी ना, इन्हीं मुद्दे को उठा करके वो कहां से कहां पहुंच गई। नहीं, संभवतः ये पार्टियां नहीं सुन जो लीजिए, हम पिछले लोकसभा चुनाव से तुलना करेंगे, कांग्रेस की कितने सीटें थी? अब सुन लीजिए, अब हम लोग मान करके चलते थे कि आप जो दावा कर रहे हो कि देश कांग्रेस विहीन हो जाएगा। हाँ संजय भैया, ये मुद्दों पे नहीं जीते हैं। इन्होंने देश की जनता को बरगलाया संविधान बदलने के नाम पर। इसमें संतुष्ट हैं 10 सेकंड दे दीजिए जल्दी। हाँ, इन्होंने देश की जनता को बरगलाया संविधान बदलने के उस पर मुद्दे पर। जनता बोल रही थी कि हमें महंगाई और बेरोजगारी चाहिए। इन्होंने देश की जनता को बरगलाया जातियों के नाम पर, पीडीए करने वाले, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े। देखिए, ये काठ की हांडी थी, एक बार चढ़ी। इस उपचुनाव में मैं तो कह रहा हूं, आज हम बहुत ऐसा ही संभवतः प्रदीप जी जवाब देंगे। प्रदीप जी नहीं सुन लीजिए, भाई काठ की हांडी बीजेपी की है या आपकी है? नहीं करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपकी बात लेकिन आप समझ लीजिए, आपकी बात इस उपचुनाव के अंदर में ये सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। प्रदीप जी भाई, बीजेपी का कहना है कि काठ की हांडी आप लोगों की एक बार चढ़ी, बस अब उसका आगे देखने को नहीं मिलेगा असर। आप उल्टा भी तो कह सकते हो। नहीं, उनको कह लेने दीजिए या फिर आप ही कह लीजिए। आप उनको बता रहे हो, अगर उल्टा कहना सीधा कहना तो बात अलग है। देखिए इनके पास टेक्नोलॉजी है। आ रहे हैं आजम साहब आ रहे हैं आपके पास। पहले प्रदीप जी को बोल लेने दीजिए, आजम साहब आ रहे हैं। संजय भैया, इनके पास एक टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी, जिससे सड़कें बनाते हैं, जिससे देश का विकास करते हैं, और ऊपर से देखते हैं कहाँ कहाँ पे सड़कें गड़बड़, वहां बनाते हैं। और स्पेस टेक्नोलॉजी रामपथ पे नजर आई। तमाम प्रदेश की तमाम सड़कों पे स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सड़कें बनी है, उसका प्रदर्शन इस प्रदेश ने देखा है। इनके पास टेक्नोलॉजी है कि अपराधी तख्ती पकड़ के चलते हैं, तख्ती पकड़ के है। और भैया, ब्रजभूषण शरण सिंह जी पे जो आरोप आया यौन उत्पीड़न पर, उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षित करती नजर आई कि नहीं नजर आई? नोट कर लीजिए। कुलदीप सेंगर के साथ जब तक सड़क पर आंदोलन नहीं हुआ, आदरणीय प्रियंका गांधी जी उन्नाव में जाकर गिरफ्तार नहीं हुई, कांग्रेसी सड़क पर लाठी नहीं निकाली, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सेंगर के पीछे खड़ी नजर आई। सचिवालय में महोदय टहलते नजर आते थे, मुख्यमंत्री के ऑफिस के अगल बगल बाकायदा टीवी चैनल चलते थे। चिन्मयानंद जी आज भी भगोड़े अपराधी है। आज तक पुलिस ने गिरफ्तार किया क्या? देखिए, राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए प्रदीप भाई। जमानत पर बाहर हैं, आपके जो शीर्ष नेतृत्व संभालते हैं राहुल गांधी। जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था, आप जानकारी कर लीजिएगा। भगोड़े अपराधी है। अदालत ने उन्हें भगोड़ा को घोषित किया, यह प्रदीप सिंह ने नहीं किया है, अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है। वो भगोड़े अपराधी है, ये बात समझिए आप। मैं कहना चाहता हूँ, आप पूर्वांचल से लेकर या आप लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर पश्चिम तक के आप केवल 10 मोस्ट वांटेड 10 अपराधियों के नाम हर जनपद के अगर आप घोषित कर दीजिए, तो उसमें 80% नाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के होंगे। ठीक है, ये है अपराध। आजम साहब बोलना चाह रहे थे, फिर आशीष जी आते हैं। संजय जी, एक मिनट। अब आप किसानों की बात करते हैं। आप किसानों की बात करते करते आप तेनी महाराज और उसके लड़के के साथ। आजम साहब एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आप किसान को आप ही को आजम साहब एक मिनट रुक जाइए जरा, प्रदीप जी की बात आ जाती है फिर। अराजक कहा और उनकी आय दुगनी करने की बात करते करते 27 रुपए प्रतिदिन की आय कर दी और 74,000 रुपए कर्जा कर दिया आपने। महिला सुरक्षा पे बात करते करते और अपराध की बात कर रहे हैं। आज तक आपने हाथरस के मुख्य आरोपी का नाम FIR तक में आप लेकर नहीं आए। क्या दिक्कत क्या थी? आपके हाथरस के मुख्य आरोपी का नाम आपके FIR में आप अंकित नहीं कर पाए। ये आपकी पुलिस है कि पूरी तरह तांडव होता रहा और सरकार आज की हैसियत नहीं है सरकार की कि मुख्य आरोपी का नाम अपने मुंह से ले पाए। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप, जवाब आगे आशीष से जवाब लेते हैं, फिर आजम साहब पास आते हैं।
देखिए, अभी हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात कही, स्पेस टेक्नोलॉजी वाली करी। मैं बता दूं कि इनके 50-55 साल के शासन काल में देश में उतनी सड़कें नहीं बनी जितनी भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में बन गई। पूरे देश के अंदर में सड़कों का जाल और इतने हाईवे और इतने अच्छे हाईवे बने, ये स्पेस टेक्नोलॉजी हम लोगों की थी और ये आपके पास नहीं थी। इसका बड़ा गम है, वरना 55 सालों में देश अगर आपके हाथ में था ना तो आज अमेरिका की टक्कर में हमारा भारत देश होता। लेकिन सिर्फ आपने लूटने का पहला, इस भारत का सबसे पहला जो भ्रष्टाचार का कांड हुआ वो जीप कांड था, वो जवाहरलाल नेहरू के समय में, और वो आपकी कांग्रेस सरकार ही थी। तो आप ना बताइए, वहां से लेकर ऐसे कम से कम 64 घोटाले हैं जो आपकी सरकारों ने करे। अगर वो ना करे होते, अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी होती तो निश्चित तौर पर आज भारत विकासशील नहीं विकसित देश होता। दूसरी बात है, ब्रजभूषण शरण सिंह जी की बात कह रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप, और आरोप के बाद में आप बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां से टिकट देने का काम करा? नहीं करा, उनकी टिकट काटने का काम करा। ठीक है, और अदालत से जो भी उनके खिलाफ, मैं कह रहा हूं जो भी आए, भारतीय जनता पार्टी को इससे मतलब नहीं। दूसरे दो पॉइंट और है, वो भी मैं कह लूं, फिर आप बात। ठीक, आप कुलदीप सेंगर की बात कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर किसके शासनकाल में पला पोसा बड़ा हुआ, उसको संरक्षित करने वाली कौन पार्टी थी? आपकी ही, जो आपके कार्यकाल में हुआ। सुन लीजिए भैया, आपने कहा था कि हमारे बोलते में आप नहीं टोकोगे, मैं शांत हो गया था। अब थोड़ा सा इतना तो जरा एक सवाल इतना मौका दे दीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर विधायक समाजवादी पार्टी हुआ करते थे, और उस समय जितने उनके ऊपर मुकदमे, और ये जो भी ये कांड हुआ था ना, ये लड़की वाला, ये विधायक तब समाजवादी पार्टी के ही थे। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक हो गए तो उसके बाद ये बलात्कार का मुकदमा लगा। ये जो कांड करा था, भाजपा क्यों ज्वाइन करा था, ये बताइए फिर। अगर वो खराब आशीष, आप सवाल के घेरे में तो आ जाएंगे। बात सुनाई नहीं देगी, अब उनको इतना नहीं आजम साहब जरा आशीष जी को सुन लीजिए, दे रहा हूं तो वो शांत, फिर मुद्दे पर लौटेंगे हम। हाँ, कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर जब ये बलात्कार का जो ये कांड इन्होंने करा था, तब वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। ठीक है, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भैया आप सुन लीजिए ना, आप क्यों पार्टी बन जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता। तर्क संगत डिबेट कराना चाहता हूं। करने दीजिए, मैं मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अपराधियों को पुष्पित और पल्लवित करने वाली समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जब वो आए तो उनको जेल भेजने का काम करा गया। वो जेल जब गए हैं तब वो भारतीय जनता पार्टी में थे, जब उन्होंने अपराध किया है तब वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। आंदोलन तो कुछ हुआ ही नहीं था, हम लोग तो कोई कवरेज किए नहीं थे। अब ये आ जाइए हाथरस कांड पर। प्रदीप भाई ने कहा कि हाथरस कांड में मेन अभियुक्त का नाम नहीं अब तो मायावती जी ने भी भोले बाबा को गिरफ्तार करने का आज एक्स पर वो कर दिया है। अब तो कर लो यार गिरफ्तार, मायावती ने कर दिया है। मायावती कौन है? जज है? कौन है? सुप्रीम कोर्ट की जज है। मायावती ने कह दिया तो भाई दलितों के सबसे बड़ी नेता है, बाबा के सबसे ज्यादा फॉलोअर दलित और वो हैं। हाँ, वही तो मैं वही दो चीजें समझा के तो मैंने यही चर्चा किया था ना। दो बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए प्रदीप भाई, मैं आपको बताऊं, आपके नेता राहुल गांधी हाथरस पहुंचते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। जो चीज आप कह रहे हैं ना यहाँ पर, निश्चित तौर पर आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आपके नेता का दिल बड़ा छोटा है। या तो वो राजनीतिक बहुत है, आप राजनीतिक नहीं है, क्षमा करिएगा। आपके नेता ने हाथरस पहुंचने के बाद में एक बार ये नहीं कहा कि ये जो साकार हरि बाबा है इसको गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं कहा। ठीक, उन्होंने क्या कहा? मुआवजा बढ़ा दो। ये फर्जी बातें वो कहकर चले आए। अगर वो वहां पर एक बार कह देते तो आज जो आप बात कह रहे हो उस बात को मैं जरूर मानने का काम करता। लेकिन क्षमा करिएगा, आपके जो नेता हैं वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने हाथरस गए थे और उन्होंने वो सेकी और वहां से चलते बने। ठीक, दूसरी चीज मैं अपनी लास्ट 10 सेकंड और संजय भाई जल्दी देखिए, बाबा को मैंने कल भी यहां डिबेट पर था संजय भाई, आपके सामने मैंने कहा था कि यहां पर 3 कमेटियां जो हैं वो जांच कर रही हैं। उसमें न्यायिक कमेटी भी है, एसआईटी भी है और एक कमेटी है। बाबा का जो भी संलिप्तता निकलेगी, देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भी वायस नहीं है। अगर वो हमारे आपने अपने कल वाले उसमें बताया था कि उसमें 40% जो लोग थे वो जाटव थे, 40% यादव थे, 20% दलित चलिए थे। ये मेरा मुद्दा नहीं है आज के नहीं चर्चा नहीं, का, तो इस पर इन्होंने समझ जो आया हो पूछा रहा है उसका तो जल्दी, जवाब देना संक्षेप में पड़ेगा। जवाब दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी को बाबा को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न्याय की पार्टी है। अगर वो बाबा के ऊपर जो जांच चल रही है उस जांच में बाबा दोषी पाए जाएंगे तो मैं फिर कह रहा हूं कि घसीट के लाने का काम किया जाएगा, ठीक है। बख्शा नहीं जाएगा चलिए, कोई। आजम साहब जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी, बहुत सारे मुद्दों पे इन्होंने बात कही है। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने लोगों पे ये आरोप लगाते हैं, चाहे भ्रष्टाचार का चाहे अपराध का, जब ये इनके पास पहुंच जाता है तो वॉशिंग मशीन में धुल के वो एक साफ सुथरा इंसान बन जाता है। कुलदीप सेंगर को भी इन्होंने कोशिश करी, लेकिन चूंकि न्यायिक प्रक्रिया ने वो कोशिश इनकी नाकाम कर दी। और बहुत सारे लोग भारत में ऐसे हैं जो आज इनकी वॉशिंग मशीन से धुल के बिल्कुल साफ पाक है, चाहे वो अजीत पवार हो, अशोक चौहान हो, हेमंत शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, तमाम अच्छे लोग हैं। और हमारे साथ आज दलित और ओबीसी क्यों, हमारे साथ दलित और ओबीसी क्यों आया? दलित और ओबीसी देख रहा है कि इन्होंने आरक्षण में सेधमारी करी है। अरे प्रमोशन में आरक्षण में विरोध आपने करा, आपको पता ही नहीं कुछ अपनी पार्टी के बारे में। अरे पढ़कर आइए आजम भाई। सुनिए, ग्रुप सी और डी की रिजर्वेशन इन प्रमोशन में विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी थी। सरकारी कैसी बात कर रहे हैं आप? उनको ज्ञानार्जित कर देना। बताइए नहीं तो दलित और गलत ओबीसी चीजें को ना आरक्षण बताइए कहां भाई, से फंस मिलेगा? जाएंगे आप। दलित और ओबीसी को आरक्षण तभी चलिए। मिलेगा जब सरकार सरकारी नौकरी देगी। आपने और आरक्षण में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं नौकरियों क्या का। बात कर रहे हैं? केंद्र पता ही नहीं है सरकार कुछ। में 10 लाख से ज्यादा पद दलित और ओबीसी के खाली हैं। और केंद्र सरकार में जो डायरेक्ट आईएएस उन्होंने नियुक्त किए हैं उनमें एक भी ओबीसी और दलित नहीं है। हो तो ये बता दें अगर इनके पास कोई आंकड़ा हो तो। इसी तरह से खाली जुमलेबाजी बैठ के कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं टीवी पे बैठ के। दाल का दाम मालूम नहीं है, कानून व्यवस्था चौपट है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और ये कहेंगे महिलाएं बहुत सुरक्षित है। कहाँ है? अगर सुरक्षित है तो एनसीआरबी के डाटा में आना चाहिए, क्यों नहीं आ रही है? एनसीआरबी तो यही कह रहा है ना कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। आप कह रहे हो सुरक्षित है तो कहाँ चलिए गया वो ठीक है, डाटा? तस्वीरें तो क्या एक से गृह महिलाओं विभाग से का पूछो डाटा भाई, फर्जी है? तस्वीरें तो एक से ये एक गृह दिखाने विभाग वाली का है। फर्जी ये भी है। एक राजेश जांच जी के पास एजेंसी चलिए, है जरा राजेश और जी ये के कोई पास चलिए। सरकारी एजेंसी नहीं है। ठीक है, हो गई आप लोग की बात अरे करेंगे। गृह राजेश जी विभाग की है एक आंकड़ा मैं निकाला था। आशीष जी, ठीक है। गृह विभाग की है एनसीआरबी। नहीं वो तो केंद्र सरकार की है भाई। प्राइवेट आशीष से कंपनी मैं नहीं सवाल है। करूंगा, मेरे भी जहन में था, हालांकि मैं उस समय टोकना चाह रहा था। आशीष जी थोड़ा सा वो हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं। मेरा ये कहना है कि भारत सरकार जो आंकड़ा है ना उसी को हम मानेंगे। एनसीआरबी का आंकड़ा ही हम मानते हैं कि अपराध में कौन सा राज्य आगे है कौन सा राज्य पीछे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुकदमों की बात कर लीजिए, 2021-2022 का जो अभी तक तुलनात्मक स्टडी आया है, 2023 का भी आएगा, 23-24 का जब आएगा तो देख लेंगे। करीब 56,000 मुकदमे दर्ज हुए थे जो बढ़ करके 65,000 यानी 10,000 आपराधिक मामलों के मुकदमे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। बाल अपराध की बात की जाए राजेश जी, 17,000 से बढ़ करके 19,000 यानी 2,000 यहाँ भी बढ़ोतरी देखने को मिली। अपराध हुए होंगे तभी वो मुकदमे भी दर्ज हुए होंगे। दलित अपराध 13,000 से बढ़ करके 15,000 यानी इसमें भी करीब 2,000 का इजाफा हो रहा है। तो जब ये अपराध बढ़े होंगे तभी ना मुकदमों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है राजेश जी। और जाहिर सी बात है कि चाहे हम लाख दावा कर ले, संगठित अपराध से आम आदमी का कोई सरोकार नहीं होता है। आम आदमी का सरोकार सिर्फ इस बात से होता है कि 2 युवक आते हैं और एक युवक को हजरतगंज चौराहे पर गोली मार के निकल जाते हैं। हमारे मोहल्ले में कोई आता है, हमारे घर में घुस जाता है और मेरा मकान खाली कराने के लिए मारपीट करता है और वहाँ से निकल जाता है दबंगई से, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो। आम आदमी इस बात को देखता है कि अयोध्या में तमाम तरह के जो विकास कार्य थे ध्वस्त हो गए, उस पर अभी तक जिला प्रशासन से कोई सवाल जवाब हुआ या नहीं, अभी तक मुझको तो कोई खबर नहीं मिली है। शायद आपको मिली हो राजेश जी, तो मैं नहीं जानता हूँ कि इतने बड़े पैमाने पर आखिर वो सड़कें कैसे बनी, क्योंकि वो ड्रीम प्रोजेक्ट है रामनगरी, ये मानेंगे ना राजेश जी? बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ की हालत ये है, तमाम जगह सड़कों को लेकर के क्या कुछ रहा है। मुख्यमंत्री लगातार नाराज़गी जाहिर करते हैं
कि भाई गुणवत्तापूर्ण काम हो, लेकिन या तो नौकरशाही के हाथ में ये सरकार खेल रही है। वहाँ भी छिटपुट चीफ इंजीनियर, एक्सीएन और निचले स्तर के कर्मचारियों को निलंबित करके खाना पूर्ति कर दी गई है। अयोध्या की बात में कर जी। देखिए संजय जी, 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला, इस देश से कभी बेरोजगारी कोई भी सरकार 100% खत्म नहीं कर सकती। दूसरा, इस देश में अपराध 100% कभी खत्म नहीं हो सकता। और तीसरा, महंगाई का इन्फ्लेशन जो बढ़ोतरी का दर है वो दिन ब दिन साल दर साल बढ़ता ही रहेगा, ये कोई सरकार रोक नहीं सकती। ये 3 अहम चीजें, इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है, आम जनमानस को भी और सरकार को भी। अब आपने जैसे अपराध की बात की कि अपराध का आंकड़ा बढ़ गया और ये, तो इसके दोनों पहलू हैं। अपराध बढ़ भी गए होंगे और अपराध नहीं भी, क्योंकि एक चीज हम लोगों ने भी पीछे की सरकारों को देखा है, अपराध के एफआईआर लिखी ही नहीं जाती थी। जब एफआईआर लिखी नहीं जाती थी तो एफआईआर की संख्या कम थी। आज भी थानों की स्थिति बहुत खराब है। आज भी राजेश जी, थानों की रियलिटी स्थिति चेक करा बहुत खराब लीजिए। है, आंकड़े बढ़े हैं। छोटे छोटे लोग अभी हमारे पास आते हैं, संजय साहब इस जी, थाने अभी में फोन कर एफआईआर दीजिए, लिखने के एफआईआर लिए नहीं लोगों होगी। को आत्महत्या तक, सॉरी, आत्महत्या लोग कर रहे हैं थानों के सामने। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक ये अब तो ऑनलाइन हो गया है। अभी हाँ, अब शाहजहांपुर सुप्रीम- का केस आया था। नहीं, आप अगर थाने में एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तो अब आपको अदालत से आजम FIR साहब, लिखा सकते हैं। ये वक्त धीरे-धीरे गए दिन का चीजें- था, अब जो केंद्र सरकार की नए आपराधिक कानून आ गए थे, न्याय संहिता जो अब तो है, बैठे बैठे आप ये ऑनलाइन छह- आप करेंगे, आपको हर ये अपडेट भी मिलता 8-10 रहेगा। दिन का मसला है ना संजय जी, 8-10 दिन के तो आंकड़े आए नहीं अभी, जी अब आएंगे। बिल्कुल आएंगे, जी बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। तब आप सवाल खड़े कीजिएगा। बिल्कुल विपक्षी आएंगे। दलों का काम ही है कि भाई सवाल खड़े बिल्कुल आएंगे। करें और मेरा- हम वो सरकार तक पहुंचाएंगे, बीच माध्यम बनेंगे। हाँ जी राजेश जी। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध है हम्म, वो निसंदेह खत्म हुआ है। शुरुआती दौर में जो पीछे के 5 साल बीते हैं उसमें पुलिस का इकबाल भी बढ़ा हुआ था, और इकबाल बढ़ने के कारण ही हमें लगता है कि ऊपर की जो कैबिनेट रही होगी या जो मुख्यमंत्री स्तर के इर्द गिर्द जो लोग रहे होंगे वो काफी भरोसा कर गए होंगे पुलिस प्रशासन पे। हालांकि पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से, और घटना जो जैसे कुल्हाड़ी वाली घटना का जिक्र किया या आपने गोली की, जो इंटेंशनली अपराध होते हैं उसको कोई पुलिस रोक नहीं सकती, क्योंकि ना उतनी पुलिस बल है ना उतना संख्या है, इसलिए ना पुलिस उतने- इकबाल की बात की जाती है बस, राजेश जी। पुलिस का इकबाल होना चाहिए, पुलिस का भय होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए। अगर ये चीजें अपराधियों के में हो तो निसंदेह वो अपराध करने से घबराएगा। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, इस लखनऊ में पुराने लखनऊ का जो माहौल मुझे देखने को मिला वो कहीं ना कहीं एक पुलिस के इकबालिया बयान पर मैंने उस पर सवाल खड़ा कर रहा है। और आज भी जो शक्ति, जो कार्रवाई, जो कड़ाई आपको मौजूदा राजधानी में रिवर फ्रंट पे देखने को रातों में मिल जाएगा, वो कार्रवाई या वो शक्ति आपको पुराने लखनऊ के घंटाघर या ठाकुरगंज के इलाके में नहीं दिखेगा। पता नहीं क्यों। दूसरी चीज कि ये जो महंगाई की बात आपने की कि महंगाई, तो महंगाई मानसूनी मार है और ये बरसाती मेढक की तरह अभी ऊपर चढ़ा है, धीरे धीरे ये आएगा। और महंगाई का सीधा राजेश जी, कारण है बिचौलिया। राजेश जी, भारतीय लोकतंत्र में ऐसी चीजें ही असर डालती हैं। किसी ने कह दिया कि देश का संविधान बदल जाएगा, पूरे चुनाव के दौरान मैं दावे की चोट पर, चाहे आशीष रहे हो या आजम साहब रहे हो या प्रदीप जी रहे हो, मैंने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र में किसी का ये इतनी हैसियत नहीं है कि वो संविधान बदल दे हमारे लोकतांत्रिक ढांचा को, लेकिन जनता नहीं सुनती है। संजय जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। महंगाई का मुद्दा इस उपचुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में या पिछले लोकसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मतदाता इस बार चुनाव के परिणाम में उलटफेर किया है उसकी रसोई को तो केंद्र सरकार भर ही रही है। हमको लगता है इसी कारण किसी मंत्री ने दाल का भाव भी नहीं जानने का प्रयास किया होगा कि दाल का भाव क्या है, क्योंकि वो फ्री में बांट रहे हैं। अरे भाई, उनको भी लगता होगा कि मोदी जी कह दिए 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व की बन गई है, बिल्कुल। तो हमें जाने की आवश्यकता क्या है जनता के बीच में? अगले साल तक वो फ्री राशन बटेगा, तो इन सब चीजों। दूसरी चीजें जो जिस प्रकार से आम जनता में मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जिस तरीके से महंगाई की मार झेल रहा है, वो निसंदेह एक सवाल खड़ा करता है। भाई
चाहे वो देखिए संसद की राजेश जी, कैंटीन हो या विधानसभा की कैंटीन हो, वहां की थाली जिस कीमत में तैयार हो जाती है, वैसी थाली मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सपना होता है। तरस जाएंगे, सही वो बात है। नहीं खा सकते वो इतनी। मेरा तो साफ मानना है कि भाई हम विश्लेषण बड़ी बड़ी डींगे हाँक के कर सकते हैं, तमाम लोग करते हैं, लेकिन मैं जमीनी स्तर पर जाता हूँ। आशीष जी, मैंने बार बार आगाह किया था, कई आप चुनाव के चर्चा में रहे थे लोकसभा के, जी। मैंने कहा था कि अमूमन जिन लोगों से हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं, किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि संविधान बदला जा रहा है या मंगलसूत्र कहाँ जा रहा है या श्याम पत्रोदा क्या बोल रहा है। 10 लोगों में से 8 लोग कहते थे कि महंगाई और बेरोजगारी। तो ये बड़ा मुद्दा है ना, इसका काट क्या करने वाले हैं? क्योंकि देखिए, उपचुनाव में आपके पास एक मौका है, सुनहरा मौका है कि आप विपक्षी दलों को यानी इंडिया ब्लॉक को आप करारी शिकस्त दे दें तो एक 2027 का मैच साफ तौर पर चला जाएगा। लेकिन मैं इन चुनौतियों की बात कर रहा हूं, मैं कोई ये नहीं कर रहा हूं कि आलोचना कर रहा हूं या ये कर रहा हूं। ये क्या चुनौतियां तैयार कर रही हैं, है। इसको लेकर के क्या आपकी सोच है? देखिए महंगाई क्या की जहाँ बिचौलियों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है? किसान को क्या फायदा मिल रहा है क्या इन महंगे साग सब्जियों के दाम का? मुझे तो नहीं लगता है। आढ़त में जो लोग बैठे हैं वो जम के मलाई काट रहे हैं, किसानों से तो वही 20 रुपए में टमाटर खरीद रहे हैं और हमको आपको 60 रुपए में बेच रहे हैं। ये सब्जी मंडी का है, टेढ़ी पुलिया पर सब्जी मंडी है जहां मैं सब्जी लेने जाता हूं, जो मेरी फैक्ट फाइंडिंग है। तो सरकार के पास तो बहुत बड़ा तंत्र है आशीष जी। देखिए मैं आपको बताऊं संजय भाई कि किसान से 20 रुपए में ले रहे हैं या 18 रुपए में, जितने में भी ले रहे हैं, किसान कम से कम घाटे में नहीं बेच रहा है। किसान तो, और किसान को ये भी नहीं पता है कि ये आगे जाके कितने में बिकेगा गलत जाके। जगह चले जाते हैं आशीष, नहीं, गलत जगह चले जा रहे हैं। आप सुनिए, आप आड़त और किसान के बीच की बात नहीं हो रही, जो आम जनता जो जाकर के मेरी बहुसन के आपने 60 रुपए खरीद रहा है उसकी बात करो। नहीं, मैं किसान की बात करूं। जो आपने कहा कि किसान 20 रुपए में, तो मैंने कहा कि किसान जितने में बेच रहा है वो अपना प्रॉफिट लेकर ही बेच रहा है, ठीक है। आगे बिचौलिया कितने में उसको मार्केट में ला रहा है, जो मार्केट में जनता को खरीदना पड़ रहा है, वो जरूर उसका जो डिफरेंस है वो मैं फिर बता दूं कि वो सीजनल होता है। मानसून की वजह से है, बारिश का आप देख रहे हैं जिस तरीके से आसमान से बिल्कुल आफत बरस रही है, हर जगह पर आप देख रहे हैं पानी पानी हुआ पड़ा है। तो निश्चित तौर पर जो भी खाने पीने की जगह सामान होते हैं उन पर फर्क पड़ता ही पड़ता है। लेकिन महंगाई मैं तब मानूं जबकि ये जो दाम है ये कभी नीचे ही नहीं आए, ये हमेशा ऊपर के ऊपर, मतलब एक बार जो टंग गया मामला वो फिर टंग गया। इलेक्शन क्या बार बार आएगा क्या? नहीं, इलेक्शन तारीखों का भाई ऐलान बहुत देखिए, जल्द ये होना है। बारिश अभी हो रही है, उपचुनाव अभी हो गए तो क्या करा जाए उसके लिए, ये बात नहीं है। अभी अगर बारिश हो रही है मानसून की वजह से, अगर ये फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो इसके लिए हम कुछ अभी नहीं कर पा रहे हैं। और ये जैसे ही थोड़ा सा स्थिति कंट्रोल में आएगी, ट्रांसपोर्टेशन से अगर चेन्नई से हम टमाटर मंगाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका थोड़ा सा वो हो जाता है, तो वो बड़ी बात नहीं। लेकिन सरकार, मैं फिर भी बता रहा हूं कि सरकार इस मामले में हमेशा जनता के साथ में रही है और जनता के साथ रहेगी। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये जो उपचुनाव हैं ये उस पर नहीं होंगे कि टमाटर हमको चूंकि 100 रुपए लेना पड़ा था इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को वोट नहीं देंगे। ये कोई मुद्दा नहीं बनेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये बिल्कुल मुद्दा होने वाला नहीं है। मैं जमीनी हकीकत बताता हूँ, मुद्दा ऐसे नहीं लाता हूँ। चलिए देख लीजिएगा, चुनाव की डेट आने वाली है। मैं सूर्य प्रताप शाही टाइप नहीं बयान देता हूँ भाई। देखिए मैं शाही जी ने क्या बयान दिया मैं उस पर नहीं जाता हूँ। देखिए महंगाई का जो सबसे बड़ा मूल कारण है उस पर किसी सरकार का न ध्यान जा रहा है, न किसी पैनलिस्ट का ध्यान जा रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण, जल्दी, बहुत कम समय, खाना सब चाहते हैं, उगाना हर कोई नहीं चाहता। जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र से पलायन हो रहा है, जिस तरीके से गांव का शहरीकरण हो रहा है, जिस तरीके से गांव-गांव तक आवासीय कॉलोनी बनती चली जा रही है, कृषि का क्षेत्रफल धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। आप याद करिए, काला नमक चावल पूर्वांचल के तराई में पहले एकड़ों में लोग लगाया करते थे, आज काला नमक चावल मिल नहीं रहा है। मिलता इसलिए नहीं है कि अब कृषि में भी टेक्नोलॉजी के लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। अगर आज भी कृषि में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाने लगा जाए,
युवाओं का नहीं मोह राजेश भंग हो जी, गया है। राजेश जी। किसान अपने बेटे को खेती किसानी नहीं कराना चाहता, वो चाहता है कि थोड़े पैसे लेके शहर नहीं जाए और चलिए, शहर में वो ये पढ़े। ये बदलाव है, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि बिल्कुल। तकनीक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि पैदावार अगर यूपी का देख लेंगे पर एकड़, तो निश्चित तौर पर आप चौंक जाएंगे कि आज से 10 साल पहले क्या होता था, अब क्या है। क्योंकि अब तकनीक से लेकर के तमाम ऐसी चीज़ें, हाइब्रिड बीजें हैं, वो सब क्षेत्र हैं। लेकिन ये चिंता का विषय तो है, क्योंकि इस पर मैंने एक विशेष कवरेज भी किया था कि किस तरह से आबादी के अनुपात में ज़मीन सिमटता जा रहा है। तो जाहिर सी बात ये चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आखिरी कमेंट आप सबसे जानना चाहेंगे कि ये कानून व्यवस्था और महंगाई अगर उपचुनाव की तारीख घोषित हो जाती है तो उस पर कितना असर डालेगा? आजम खान साहब, सबसे पहले 30 सेकंड में आप। देखिए, जो महंगाई और बुनियादी कानून मुद्दे व्यवस्था हैं, पे ही रहेंगे। बिल्कुल महंगाई और कानून व्यवस्था और बेरोजगारी, पेपर लीक, ये सब बुनियादी मुद्दे हैं। भाजपा हमेशा बयानबाजी करती है, जुमलेबाजी करती है, बयानबाजी करती है। इन्होंने 370 हटाया था तो कहा था कश्मीर में बिल्कुल शांति बहाल हो जाएगी, और पिछले 1 महीने में देखिए 8 से 10 हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, 8 से 10 और आम नागरिक भी की हत्या हो जाती है। चलिए। तो ये कहते कुछ है और लेकिन जमीन पे नहीं करते हैं। ठीक है, खाली जमीन श्रेय पर नहीं लेना करते हैं। आपका चाहते हैं। समय हो गया। प्रदीप जी, 30 सेकंड में। संभवतः लगता है प्रदीप जी आखिरी विश्लेषण करने के पहले ही चले गए। राजेश जी 30 सेकंड में। नहीं, पहले हम आशीष का वक्तव्य ले ले, फिर आपसे अंत करेंगे जी। देखिए, अभी हमारे समाजवादी भाई के प्रवक्ता बता आरोप रहे प्रत्यारोप हैं। पे मत जाइए आशीष, नहीं, अपनी बात रखिए। अपनी बात रखकर मैं क्योंकि इनका 30 भी सेकंड में- तो अब आप बोलने नहीं दे रहे। 30 सेकंड में कह लूंगा अपनी बात। देखिए, धारा 370 हटने से आपने बता दिया 1 महीने में पिछले 8 जवान मर गए। पहले हर दिन का ये हाल हुआ करता था, और वहां पर हमारे सैनिकों के साथ क्या व्यवहार किया जाता था आप ये ना बताइए। 370 हटने के पहले और बाद पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देख रहा है कि क्या मैं बदलाव आया। आपके जुमलेबाजी दूसरी, अरे की भाई बात 30 कर रहा हूं, सेकंड है, मेरी बात है। जुमलेबाजी है। अरे सुन आजम साहब। लीजिए, दूसरी बात रही, फिर मैं बताऊं, ये क्षणिक महंगाई है जो मौसम की वजह से है। निश्चित तौर पर ये अभी मौसम के सही होते ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ये जो आने वाला उपचुनाव है उसमें आप देख लीजिए, मैंने पहले वक्तव्य में अपने बोला था, ये काट की आंधी है। इन्होंने सारी जातियों को, सारे लोगों को, किसी को धर्म के नाम पे, किसी को जाति के नाम पे, किसी को संविधान के नाम पे बहकाने का काम करा। लेकिन जनता समझ चुकी है और उसका परिणाम आप इस आने वाले उपचुनाव में देख लीजिए। राजेश जी। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि देश चलता नहीं, मचलता है। मुद्दा हल नहीं होता, सिर्फ उछलता है। जंग मैदान में जारी है, सोशल मीडिया पर हावी है। आज मेरी तो कल तेरी बारी है। वाह, बहुत खूब। क्या बात। और लगता है कि चर्चा का सार राजेश आनंद जी ने रख दिया है। वाह, वाह। फिलहाल वक्त यहीं तक इजाज़त देता है। सारे खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। निश्चित तौर पर हमारी निगाहें होंगी। जिस तरह से सूबे में आए दिन लगातार हत्या, अपहरण जैसे खबरें आ रही हैं, उसको लेकर के मैं चाहूँगा कि सरकार निश्चित तौर पर ध्यान दे, महंगाई को काबू में करने की कोशिश करे, क्योंकि ये जन सरोकार से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा होता है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे महंगाई हो, इस पर जो सरकार काबू कर लेती है, जनता फील गुड महसूस करती है और साथ भी उसी का देती है। चलिए, इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल।
बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है, इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर वीजी गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स। 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान, कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली, कंसल्टेंट फिजिशियन। पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। आईसीयू और एनआईसीयू की सुविधा, दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल।
पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। babaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960।